प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं बड़ा आपका धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि द्वितीय भाव और अष्टम भाव पर मंगल राहु का प्रभाव हो तो वह कितना घातक और जीवन को बर्बाद कर देता है। तो इसी पर विचार करते हैं। क्या कहती है जातक की कुंडली। उससे पहले हम थोड़ा सा मंगल और राहु पर विचार कर लेते हैं। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में उत्तरी भारत में लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल होने से मांगलिक माना जाता है, परंतु दक्षिण भारत में द्वितीय भाव पर भी मंगल होने से मांगलिक माना जाता है। जिस टाइम हम कुंडली मिलान करते हैं तो साधारण तरह हम मंगल से मंगल मिला करके और विवाह की परमिशन दे देते हैं। और आजकल तो ऐसा भी होता है कि जातक किसी विद्वान के पास जाता भी नहीं, ऐप में ही मिला लिया और बस काम चल गया। परंतु दर्शकों, ऐसा नहीं है। मंगल से मंगल मिलाने के कई तरीके हैं, तो उन पर थोड़ा सा विचार कर लेने से अच्छा होता है। इसके विषय में जो दक्षिणी भारत में एक जो पद्धति अपनाई गई है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, उसका भी अवलोकन कर लेते हैं। ज्ञान की वृद्धि होगी। ये चैनल ज्ञान की वृद्धि करने के लिए अच्छा हमको मिला हुआ है। मंगल लगन में होगा, चतुर्थ में होगा, सप्तम में होगा, अष्टम में होगा और द्वादश में होगा तो मंगल माना जाता है। दक्षिणी भारत में इसी को दो रूप में मान लिया गया है, लगन, सप्तम और अष्टम। यदि लगन और सप्तम में अष्टम है तो उसका मूल्यांकन किया गया है। उच्च राशि में है तो 144 पॉइंट, मूल त्रिकोण में 108 पॉइंट, स्व राशि में 96 पॉइंट, मित्र राशि में 48, शत्रु राशि में 168 और नीच राशि में 192। ये मैंने मुख लिए हैं, बाकी और भी राशियों के हैं। और उसी तरह से चतुर्थ और द्वादश भाव में, यानी हम उत्तरी भारत में लेते हैं लेकिन दक्षिणी भारत में द्वितीय भाव को भी यहां पे लिया जाता है चतुर्थ भाव के साथ में। तो वहां पर मंगल अगर चतुर्थ भाव में उसके 36 पॉइंट हैं, मंगल अगर उच्च राशि में 36 पॉइंट हैं और मूल त्रिकोण में 27 हैं, स्व राशि में 24 हैं, मित्र राशि में 12 हैं और शत्रु राशि में 42 है और नीच राशि में 48 पॉइंट हैं। ये मंगल के पॉइंट हैं जो कि द्वादश, लगन और चतुर्थ और सप्तम अष्टम भाव में मंगल कौन सी राशि में है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया गया है। परंतु हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारे विद्वान ये कहते हैं उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि में मंगल किसी भी भाव में हो तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। अब बात करते हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं हमारे विद्वान और ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि मंगल लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में हो और अगर जिसके साथ हम गुण मिला रहे हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो उनके भी इन्हीं भावों में सूर्य, राहु, शनि हो तो मंगल का दोष कट जाता है। परंतु दक्षिणी भारत में क्या है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। मैंने ये सिर्फ शनि की टेबल बनाई है, उन्होंने राहु और सूर्य की भी दी है। वीडियो लंबा होगा, बोर्ड भी मेरा छोटा है, उससे शनि की टेबल से आप समझ जाएंगे। मान लो आपका मंगल मित्र राशि में है, क्योंकि उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि में विद्वानों का मत है उसमें मांगलिक दोष नहीं होता, तो लेते हैं मित्र राशि में। मित्र राशि में लगन, सप्तम, अष्टम भाव में कहीं पर भी मंगल है, लगन, सप्तम और अष्टम भाव तीन लिया उन्होंने, महत्व दिया। लगन, सप्तम और अष्टम भाव में कहीं भी मित्र राशि में मंगल है तो उसके 48 पॉइंट होते हैं। अब उसका परिहार करने के लिए अगर आपका शनि इन्हीं कहीं राशियों में 5 में कहीं है तो उसके 32 पॉइंट होते हैं मित्र राशि में। मित्र राशि में उसके 32 पॉइंट होते हैं
और उच्च राशि में 96 होते हैं, मूल त्रिकोण में 72 होते हैं, स्व राशि में 64 होते हैं और मित्र राशि में 32 होते हैं। तो मित्र राशि मंगल के 48 हुए और शनि के 32। मित्र राशि में ही अगर शनि उसका परिवार कर रहा है या स्व राशि में कर रहा है या 72 में कर रहा है, 96 में कर रहा है, तो ये देखना आवश्यक है। तो उनका मूल्यांकन तकरीबन बराबर जाना चाहिए, तो ही मांगलिक का परिहार होता है। अगर 48 अंश है तो 32 अंश, दैट इज ओके। 96 अंश में तो शनि बलवान हो जाता है, परिहार नहीं माना जाता। यह पद्धति दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। जैसे अगर मान लिया लगन सप्तम और अष्टम भाव में मंगल नीच राशि में है तो 192 अंक मिलते हैं, और अगर उसकी शनि की काट करें तो शनि 128 अंश नीच राशि में लेता है, लेकिन 192 को करने के लिए तो और ऊंचा। तो इस तरह से मेल मिलाप करके उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो किसी हद तक ठीक पहुंचता है। परंतु हमारे जो व्यवहार में है उत्तरी भारत में, वो यही है कि इन्हीं जगह पर शनि राहु मंगल होने से मांगलिक दोष कट जाता है, और इसी वजह से कहीं कहीं वो प्रॉब्लम देता है। ये एक साधारण बात है मांगलिक मिलाने की, कि मंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, मंगल अशुभ माना गया है। किसके लिए? दाम्पत्य जीवन के लिए केवल अशुभ माना गया है। और ये मूल्यांकन दक्षिण भारत में किया जाता है, अपने उत्तरी भारत में स्टेबल का नहीं है। बाकी ये भी अच्छा, मैंने आपकी नॉलेज की वजह से किया है। अब बात करते हैं मूल्यांकन किस तरह से करना चाहिए। आप बेशक ठीक है, मंगल आपका लगन में है, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में है, और इन्हीं में आपका शनि राहु या सूर्य है, तो ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि दोष अपने आप कट जाता है। परंतु दर्शकों, लगन का सप्तम का अष्टम ये मंगल अति प्रभावी है। चतुर्थ का द्वादश का इतना नहीं है, लेकिन लगन का सप्तम का और मंगल का, ये भाव का मंगल, 3 भाव का लगन का, सप्तम का, अष्टम का बहुत ही प्रभावी है। अब इस प्रभावी होने से अगर आपका द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में राहु केतु है, राहु चाहे यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, केतु यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो बड़ी परेशानी आती है गुण मिलान करने में और विवाह की सहमति देने में। क्यों आती है? मान लो आपका मंगल यहां पर है और राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो राहु पहले से अष्टम भाव में बैठा हुआ है और मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो ये भाव पीड़ित हो जाता है, अष्टम भाव पीड़ित हो जाता है। ये मैंने किसी की भी राशि हो, 12 राशियों में से, 12 लगन में से कोई भी हो, किसी भी राशि में यहां पर अशुभ मंगल बैठा है, उसकी अष्टम दृष्टि यहां जाएगी। यहां पर केतु पहले से है या राहु पहले से कैसे है, तो अष्टम भाव को बर्बाद करेगा, उसका नाश करेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर यहां पर राहु हो या केतु हो और मंगल सप्तम भाव में हो, तो मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर जाती है। यह द्वितीय भाव जीवन साथी के लिए बर्बाद का भाव है, जीवन साथी को बर्बाद कर देगा, उसके लिए उसको जीवन साथी का अष्टम भाव है, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अगर द्वितीय भाव पीड़ित है तो जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, और अष्टम भाव पीड़ित है तो जिस जातक की कुंडली है उसको पीड़ित होंगे, चाहे मंगल के साथ केतु का प्रभाव हो या चाहे मंगल के साथ केतु का प्रभाव हो। इसलिए द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, या अष्टम भाव में राहु या द्वितीय भाव में केतु और मंगल कहीं पर भी हो, लगन में हो या सप्तम में हो या अष्टम में हो या द्वितीय भाव में भी हो, द्वितीय भाव में भी हो, तो ये विचार करना चाहिए, कुंडली का गहन अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना तकलीफ होगी। तो मैंने आपको मंगल और उससे बनने वाले मंगल केतु या मंगल राहु का अंगारक योग उसके बारे में बताया। क्यों यहाँ राहु होगा, मंगल की दृष्टि होगी, मंगल का अंगारक योग हो गया, यहाँ पर मंगल और राहु होगा, अपने आप में हो गया। मतलब अष्टम और द्वितीय भाव में
मंगल और केतु का प्रभाव या मंगल और राहु का प्रभाव अनिष्टकारी है, जीवन को व्यर्थ बना देता है, जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो कभी भी जब आपके पास कुंडली ऐसी आती है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि मंगल कहाँ है, अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में राहु केतु की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है। इसी के विचार में हम अभी एक जातक की कुंडली है 30 अक्टूबर 1982, शुक्ल पक्ष 13, रेवती नक्षत्र 1 शनिवार को हुआ। जातक का वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में द्वितीय भाव में राहु 13 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और छठे भाव में बुध 0043, शनि 258, शुक्र 12-5, सूर्य 13-13 और गुरु 24-12 है। तो ये सारे के सारे ग्रह अस्त ही माने गए हैं। और नीच का सूर्य है तुला राशि का, नीच के सूर्य पर शनि और राहु के पंचम दृष्टि है, पथरी का योग बनता है और ऐसा जातक को जीवन में कष्ट और पथरी का योग इन सब की जो है विद्यमानता रहती है। दर्शकों, अष्टम भाव में मंगल के साथ केतु है और द्वितीय भाव में राहु है। यही एक प्रॉब्लम आ गई। क्यों? मंगल रिप्रेजेंट करता है द्वादश भाव को और सप्तम भाव को। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और द्वादश भाव जीवन साथी के साथ सहवास का भाव है। तो दोनों भावों का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है और राहु केतु से परेशानी है। आगे चलते हैं। एकादश भाव में चंद्रमा, रेवती नक्षत्र मीन राशि में है। दर्शकों, वृश्चिक लगन के स्वामी नित्य नई खोज करने वाले होते हैं, रोजना बना के कार्य करते हैं। जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते वो चैन से नहीं बैठ सकते। वो संगीत और सौंदर्य की रसिया होते हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति क्या कहती है ये पता है। बात करते हैं शुरू की। सूर्य शत्रु से परेशानी, ना घर में चैन ना बाहर चैन मिलता है। माता पिता, माता का स्वामी है, माता पिता और राज्य पक्ष से भी परेशानी। माता का स्वभाव अनुकूल नहीं, क्यों? माता का ग्रह छठे भाव में बैठ गया और घर में परेशानी। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आमदनी में, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी एकादश भाव में, आमदनी परिश्रम के द्वारा बहुत अच्छी सफलता, भाई बहन की सुख परिश्रम सफलता। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी संतान का योग बनता है और व्यवसाय में उतार चढ़ाव और विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल स्त्री पक्ष को कष्ट, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है। स्त्री पक्ष में कष्ट का कारण बनता है। जातक की स्वयं की सोच ऐसी होती है कि पत्नी इसकी बहुत समझदार होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है और धन के मामले में लापरवाही से खर्च करता है और धन का अभाव रहता है। यहाँ पर जातक की स्वयं की सोच की वजह से उसको स्त्री सुख नहीं मिलता। स्वयं की सोच के लिए आगे बात बताएंगे। बुध और शुक्र उस अस्त है। गुरु 24 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, सूर्य के 13 अंश है, तो अच्छा है, थोड़ा प्रभाव तो देगा। तो बात करते हैं गुरु की। गुरु धन और स्वास्थ्य में कमजोर रहेगा, क्योंकि आयस और अश्मेष छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य उसका कमजोर रहेगा। व्यय में परेशानी होगी, क्यों? सप्तम दृष्टि से देख रहा, व्यय में परेशानी होगी। और ऐसा जातक नवम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा, कुटुंब में परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि से दसम भाव को दे रहा, कुछ राहत देगी। छठे भाव में गुरु मीठा खाने का शौकीन बताता है। ऐसा जातक थोड़ा मीठे की तरफ रुझान रहता है, बाद में उसको डायबिटीज भी होने की भी शिकायत रहती है। बात करते हैं शनि की। शनि नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में है छठे भाव में। दर्शकों, शनि और सूर्य की छठे भाव में युति अच्छी बताई गई है। शनि और सूर्य यहां पर है। शनि उच्च राशि का है और सूर्य नीच राशि का है, लेकिन छठे भाव में दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी बताई गई है कि दोनों पाप ग्रह अच्छी प्रकार से देते हैं। सभी प्रकार से भौतिक सुसाधन मिलते हैं, क्योंकि भाग्येश और दशमेश उच्च राशि में है और अपनी राशि है। दसम भाव का स्वामी अपनी राशि से नवम स्थान पर है, तो उसको अच्छे मिलते हैं उच्च राशि में। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को दे रहा, खर्च भी अच्छा होगा। और दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन का उसको कोई सुख नहीं मिलता, अच्छी उन्नति होती है। लेकिन बुध शुक्र शनि का आगे बताते हैं आपको कि राहु
धन भाव में है, कुटुंब के भाव में, कुटुंब से परेशानी, धन से परेशानी, पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रु को दबाने में मदद तो करता है, लेकिन सूर्य को पीड़ित कर रहा है। सूर्य शनि से भी पीड़ित है और राहु से भी पीड़ित है। यहां पर ऐसे जातक को पथरी संबंधित रोग, किडनी या ऐसे और पेट में कोई ऑपरेशन के कारक बन जाते हैं। सूर्य पीड़ित है, पथरी का रोग, दाम्पत्य सुख में कमी, तो नवम दृष्टि से व्यवसाय भाव को दे रहा, उतार चढ़ाव भी आएंगे। सप्तम भाव का ये द्वादश भाव है, सप्तम भाव का ये द्वादश भाव, ये भी एक प्रकार से दाम्पत्य सुख, सहवास सुख माना जाता है। क्यों? सप्तम का द्वादश है, ये भाव भी मिली जुली सरकार है यहां पर, ये भी तकलीफ देने वाली है। अब बात करते हैं केतु को। केतु अष्टम भाव में जीवन निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना, साहसी, जन्म स्थान से बाहर दूर, पंचम दृष्टि से खर्चा अधिक, सप्तम दृष्टि से धन अधिक और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनता है। ये इनका एक साधारण प्रभाव बताया, लेकिन मैंने बीच में आपको बताया था कि जातक की अपनी सोच की वजह से स्त्री को सुख नहीं मिलता। वो सोच कहां है? छठे भाव में बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, गुरु का होना, यह उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ऐसा जातक बुद्धिहीन होता है, जिसको कि साधारण शब्दों में कहा जाए कि जिसको कोई अकल नहीं, ना बातचीत करने की, ना रहने की, रहने की, तो ऐसा जातक इस तरह से होता है। और जातक का जैसे तैसे शादी तो हो गई थी, लेकिन मंगल यहाँ की वजह से और राहु के प्रभाव की वजह से वो भी चली गई। जरूरी बात है, क्यों? पहले से ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान देते तो कुछ होता, और ध्यान भी उसी का दिया जाता है जिसका प्रभु चाहते हैं। अभी जातक अकेला जीवन, उसको अभी संतुष्टि हो गया, अब उसका कुछ नहीं, काम करना और ऐश करना, भगवान के भजन करना। क्यों? अपने आप देश काल परिस्थिति ऐसी है कि अपने आप जातक को संतुष्ट दे देती है। ये सिर्फ मंगल और केतु की वजह से, राहु से हुआ। अपनी अपनी सोच है दर्शकों, अपनी अपनी सोच है, वो अपनी जगह खुश है। अपनी अपनी सोच कैसे है? एक बालक तो ऐसा होता है, गुब्बारा बैलून फुला करके खुश होता है, दूसरा उसको फोड़ करके खुश होता है। अपनी अपनी सोच है, वो अब अपने जहां पर है अपना खुशी है, उसको संतुष्ट है कि आगे कुछ होने वाला। लेकिन मेरी सोच ऐसी है, मैं ये कहता हूं, इस जीवन में जीवन साथी अवश्य चाहिए, क्योंकि नाम ही जीवन साथी दिया। ये एक लंबा जीवन जीना है। भगवान ने कितनी आयु रखी है, हम कितने ज्योतिष वाले, कितने भी विद्वान हो, लेकिन जीवन मरण ये सब प्रभु के हाथ में। दुर्घटनाएं सब उसके हाथ में। सिर्फ हम तो आपका ज्ञान दर्शन करते हैं, उपाय बताते हैं। हो सकता है उस उपाय से आपका कुछ काम चल जाए। अगर काम भी नहीं चला तो दर्शकों इतना जरूर मैं कहता हूं, आपकी सहन शक्ति बढ़ती है उपाय करने से। आपको उस बुरे समय को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो बुरा समय अपने आप चला जाता है। इसलिए कर्म, ये मनुष्य का जीवन मिला है कर्म करने के लिए। स्थिति कैसी भी हो, हमको ये सब दोषों का निवारण करके यहीं इसको छोड़ देना चाहिए। हो सकता है भगवान ने इस धरती के ऊपर ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसको मिली, नहीं तो चारों केंद्र खाली है। दरिद्रता तो अपने आप ही है, कुछ भी नहीं है। चारों केंद्र खाली, सभी त्रिकोण खाली, कहीं पर भी ग्रह नहीं है। सभी ग्रह यहां आकर रह गए। एक चंद्रमा ही संभाल रहा है जो अच्छा है, शुक्ल पक्ष का, तेज का, रेवती नक्षत्र का है, वही एक संभाल रहा है। ये क्या है? सब पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। किसी भी जातक की जो कुंडली बनती है, ग्रहों की जो स्थिति बनती है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। कर्म का फल तो भोगना है। अगर उसका हम कुछ यहाँ निवारण करें तो हो सकता है कि भगवान ने हमको इस मानव शरीर में हमको ये मौका मिला है कुछ करने के लिए, तो कुछ करने से अच्छा रहता है। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको मंगल, राहु, केतु का जो जीवन जो बर्बाद करने वाली स्थिति बनती है, शादियां भी नहीं होती, होकर के टूट भी जाती हैं, उसके विषय में अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार से आपका मार्गदर्शन किया। उपाय वही है, पितृदोष है। कुंभ विवाह करना चाहिए था ऐसे जातकों को, नहीं हुआ। भगवान नहीं चाहता तो नहीं हुआ। जब समय आता है तभी होता है। कोई दर्शन करने भगवान के नहीं जाता, भगवान खुद बुलाते हैं, ऐसी धारणा रखो। दर्शकों, सूर्य को जल देना चाहिए, सब पाप कट जाते हैं।
कारत्व काम करना चाहिए, बुध का शुक्र का कारत्व काम करना चाहिए, कट जाते हैं। फिर कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नजदीक है। जिसको कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं करानी है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है और पूरे जीवन का निचोड़ कर देता है, आपका मार्गदर्शन कर देता है, आपको सलाह देता है, फल तो भगवान देगा। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी पीछे नहीं, जिसने सलाह लेनी है ले सकता है। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अच्छा लगा है तो आप दोस्तों को शेयर करें, आपको अच्छा लगा है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडलिया का विश्लेषण करके जो भी है मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। और ये चैनल हमको मिला है आपस में विचार व्यक्त करने का, ज्ञान तो वर्धक होता ही है। ज्ञान लीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।